दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आई है, उसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं और क्या इस यूपीएस को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाएगा, इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस विषय को विस्तारपूर्वक समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट बैठक में देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है और इसको राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों में लागू कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकारों को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ा गया है। दोस्तों, इस यूपीएस का देश के कई कर्मचारी संगठन समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर कर्मचारी संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम की यानी कि ओपीएस की बहाल करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर देश का सबसे बड़ा कर्मचारी संगठन जो कि ओपीएस की लड़ाई लड़ रहा है, एनओपीआरयूएफ यानी कि नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर अपील किया है कि देश के कर्मचारी इस यूपीएस से यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से खुश नहीं है, उनको सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस ही चाहिए। इसलिए इस यूपीएस को वापस लेकर ओपीएस बहाल किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा और साथ ही साथ आने वाले दिनों में जितने भी राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा उन राज्यों में संगठन पहुंचकर ओपीएस के मुद्दे पर वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चलाकर ओपीएस की मांग को और तेज किया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो चूंकि यहां पर पहले से ही ओपीएस बहाल है, ऐसे में यहां के कर्मचारी चिंता कर रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में भी, चूंकि यहां पर भी बीजेपी की सरकार है, तो क्या यहां पर भी ओपीएस के स्थान पर यूपीएस को तो जबरदस्ती लाद नहीं दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ओपीएस ही बहाल रहेगा। यूपीएस को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी फिलहाल कोई विचार नहीं किया है, इसलिए अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग कर्मचारी और शिक्षक संगठनों का भी लगभग सभी का ओपीएस ही पहली पसंद है। अब दोस्तों, आप इस यूपीएस के कुछ फायदे और नुकसान को भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके पॉजिटिव साइड को बताऊं तो सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें सबसे पहले इस यूपीएस में जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर्ड हुए हैं या होंगे, उनको भी इस पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को, जो लोग सेवानिवृत्ति हो चुके हैं, उन लोगों को ब्याज के साथ एरियर्स भी मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी ज्वाइनिंग के 10 साल के बाद नौकरी छोड़ता है तो उसे 10,000 रुपए एक फिक्स पेंशन मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन की रकम का 60% पैसा मिलेगा। इसके अलावा किसी कर्मचारी के न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायर्ड होने के पहले उसे आखिरी के 12 महीने की उसकी औसत वेतन का कम से कम 50% पैसा मिलेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन रखा गया है। इसके अलावा ये जो यूपीएस लाया जा रहा है, इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा इसमें सरकार का ये भी कहना है कि यूपीएस में कर्मचारियों को अलग से कोई अंशदान देना नहीं है। जो एनपीएस में पहले से 10% करता था वही इसमें भी देना होगा और इसमें केंद्र सरकार अपना अंशदान को बढ़ाकर 18% तक कर रही है। इसके अलावा इस नई पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्स का भी लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि यूपीएस के तहत रिटायरमेंट होने पर ग्रेजुटी के अलावा जमा राशि में अलग से 6 महीने में सेवा के बदले मासिक वेतन, इसमें सैलरी और डीए, इन दोनों को 10वां हिस्सा जुड़कर मिलेगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से इस नई पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के कुल 10 बड़े फायदे बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप इस यूपीएस के कुछ नुकसान को भी समझ लीजिए ताकि दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने में आपको आसानी हो सके, आपको बेहतर हो सके कौन सा स्कीम बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, इस यूपीएस को लेकर छत्तीसगढ़ के अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ यानी कि एनएमओपीएस की माने तो उन्होंने इसके कुल 6 बिंदुओं पर इसके नुकसान बताए हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले नुकसान यह बताया जा रहा है कि इस यूपीएस में 25 साल नौकरी करने के बाद जो कर्मचारी और सरकार दोनों के अंशदान जो करीब 40 लाख होगा उसको सरकार अपने पास रख लेगी और उसमें फिर बेसिक का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इस यूपीएस के विरोध का दूसरा कारण या इसका दूसरा नुकसान
25 साल नौकरी करके जमा राशि को सरकार के पास छोड़कर सिर्फ 6 महीने के बेसिक वेतन के बराबर राशि को लेकर कर्मचारी घर आएंगे और पेंशन के लिए लगभग 15 साल जिंदा रह गए तो 60 साल पूरा होने पर ही पेंशन मिलेगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि कोई भी कर्मचारी मान लीजिए 20 साल की उम्र में भर्ती होता है और 25 साल की नौकरी करके 45 साल में वीआरएस लेकर खुद से रिटायरमेंट हो जाता है तो उसे उस समय पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी सेवानिवृत्ति की आयु के समय यानी कि 60 साल के बाद उसको पेंशन का लाभ मिलेगा। अब कोई कर्मचारी 45 की उम्र में वीआरएस लेगा और 60 में उसको पेंशन का लाभ मिलना शुरू होगा तो इस बीच 15 साल वो कैसे सर्वाइव करेगा। इसके अलावा इसके विरोध का तीसरा कारण या इस यूपीएस के तीसरे नंबर के नुकसान ये है कि जिस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना में समय समय में उम्र बढ़ने से पेंशन का रिवाइज किया जाता है उस प्रकार से यूपीएस में रिवाइज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस यूपीएस पेंशन स्कीम के चौथा बड़ा नुकसान ये है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं देना पड़ता है, लेकिन इस यूपीएस स्कीम में कर्मचारियों को 10% अंशदान देना पड़ेगा। इसके अलावा इस यूपीएस के पांचवा बड़ा नुकसान यह है कि पुरानी पेंशन योजना में जब पेंशन बनाया जाता है तो उसमें रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी और डीए दोनों को जोड़कर उसका 50% पेंशन होता है, लेकिन इस यूपीएस में सिर्फ बेसिक का 50% पेंशन बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस यूपीएस का छठवां बड़ा नुकसान यह है कि चूंकि पुरानी पेंशन योजना में अर्धसैनिक बल जो जवान 20 साल नौकरी करके जब वीआरएस लेता है तो भी उसको पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन इस यूपीएस में अगर कोई अर्धसैनिक बल के जवान 25 साल नौकरी करके वीआरएस लेता है तो उसे 60 साल की आयु तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस यूपीएस के ये प्रमुख रूप से 6 बड़े नुकसान भी कर्मचारियों को उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से यूपीएस के फायदे और नुकसान दोनों पक्ष को आप सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। दोस्तों अंत में आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इस यूपीएस मुद्दे पर यानी कि नई पेंशन स्कीम मुद्दे पर कल सर्व शिक्षक संघ के प्रांतीय संयोजक विवेक दुबे सर से मेरी बात हुई थी और इस मुद्दे पर दुबे जी ने इस यूपीएस के संबंध में एक वीडियो भी हमारे पास भेजा है। मैं चाहता हूं आप उस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरे मामले को आप लोग आगे और अच्छे से समझ सकें। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने लागू कर दी है अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनकी संख्या 25 लाख मानी जा रही है। माना जा रहा है कि ये 25 लाख इससे लाभान्वित होंगे और ये 25 लाख कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जो फिलहाल एनपीएस के दायरे में आते हैं, उनके लिए सुविधा लागू की गई है। साथ ही केंद्रीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो इस योजना को जस की तस अपने यहां लागू कर सकते हैं। यानी स्वाभाविक है कि आने वाले समय में जो प्रदेश सरकारें हैं जहां पर खासतौर पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी ये लागू होना तय माना जा रहा है। तो आज हम जानते हैं कि इसकी ऐसी क्या बिंदुएं हैं जो कर्मचारियों को पसंद नहीं आएगा, जिसको हाईलाइट नहीं किया गया है। आज जितनी भी अखबारों में खबरें आई हैं, जितनी भी मीडिया में खबरें आ रही हैं, मेन विषय जो है वो वहां से गायब हो जा रहा है। तो वो क्या है मैं बताता हूं। सबसे बड़ा बात जो है इसमें एक लाइन में कहता हूं कि जो कंट्रीब्यूशन है कर्मचारी का 10% वो कर्मचारी लगातार देता रहेगा। एनपीएस में जो 10% आप देते आ रहे थे वो आपका यूपीएस में भी चलता रहेगा, जबकि छत्तीसगढ़ में जो ओपीएस लागू हुआ है उसमें ये 10% की राशि देना बंद कर दिया गया है। ओपीएस में किसी प्रकार की राशि कर्मचारी जमा नहीं करता है और उसको सरकार जो है पेंशन देती है। इसमें आप अपनी राशि जमा करते रहेंगे और 10% की राशि आपके बढ़ते हुए सैलरी के अकॉर्डिंग सरकार के खाते में लगातार जमा होते रहेगी। यह मुख्य बिंदु है जिस पर सबसे कम फोकस किया जा रहा है। बाकी बिंदुओं को बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिंदु जो है उस पर फोकस नहीं किया जा रहा है। इसको धीरे से बस ये कह दिया गया कि कर्मचारियों के ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। 18.5% जो राशि है वो सरकार देगी प्रति महीने। तो भाई 14 को बढ़ाकर आपने अपनी हिस्सेदारी 18.5 कर दी, लेकिन कर्मचारी का कहां खत्म हुआ? कर्मचारी से तो आप राशि ले रहे हैं ना, तो जिस प्रकार एनपीएस में लेते वैसे ही 10% अब आदमी यूपीएस के लिए भी देगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। अब आते हैं बिंदुओं पर जिसे पिलर बताया गया। पहला कहा गया 50% राशि मिलेगी। उस बिंदु को देखिए, 50% राशि 12 महीने के एवरेज को लेकर मिलेगी। होता क्या है, कई कर्मचारी ऐसे रहते हैं जिनको रिटायरमेंट के ठीक पहले या तो प्रमोशन मिल जाता है या क्रमोन्नत वेतनमान मिल जाता है या फिर
जो है पे रिवाइज जो होता है 7वां वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग, उसके तहत उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसे कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए ये बना दिया गया कि जो आपका लास्ट का 12 महीने सैलरी है उसका एक एवरेज निकालकर उसके हिसाब से उसका 50% जो है पेंशन के रूप में दे होगा। अंतिम वेतन के आधार पर नहीं होगा, उसका भी 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा और उसका जो राशि है उसके आधार पर दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, फैमिली पेंशन की जो बात की गई है उसमें लिखा जा रहा है कि 60% ऑफ पेंशन, इस बात को सबको ध्यान देने की जरूरत है कि वो लास्ट वेतन का नहीं है, वो 60% ऑफ वेतन का है, मतलब पेंशन का है। तो आपको 30% की ही राशि मिलेगी। अगर आप ओपीएस में जाएंगे, पुराने ओपीएस में ध्यान देंगे, तो जिसकी सेवा 7 साल पूर्ण हो जाती थी और यदि वो कर्मचारी किसी कारणवश काल कलवित हो जाता था, उसका निधन हो जाता था, तो उसके परिवार को शुरुआत के 7 साल के लिए 50% दिया जाता था और बाद में वो 30% हो जाता था। 7 साल से कम की सेवा के लिए 30% था। इसमें सीधे तौर पर आपने 7 साल से ऊपर सर्विस किया हो, 10 साल किया हो, 20 साल हुआ, 25 साल हुआ हो, आप अपने रिटायरमेंट के चाहे एक दिन पहले आपकी डेथ हो जाती है, तो वो फैमिली पेंशन में आएगा और फैमिली पेंशन में 30% ही फैमिली पेंशन दिया जाएगा। उसको 60% ऑफ पेंशन लिखा है, तो पेंशन जो होता है वो 100 का आधा 50 होता है और 50 का 60% जब कह रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके 100 का क्या हो गया, सीधा सीधा 30% ही आपको अपने अंतिम वेतन का फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा। यहां पर ये फिक्स हो गया। तीसरी चीज पे आते हैं, मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन में थोड़ा सा फायदा है। जो पहले 7,750 था कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। डीआर के साथ जब आप लेंगे, डियरनेस रिलीफ जो होता है, जिसको डीए के जैसा ही होता है लेकिन रिटायर कर्मचारी के डीआर शब्द का यूज किया जाता है, तो महंगाई भत्ते के साथ लेंगे तो वो लगभग 15,000 लमसम मिल जाएगा, ये ऐसा माना जा रहा है। अब जिस चीज को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसको ग्रेजुटी और पेंशन के साथ साथ 6 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। तो वो क्या है लमसम अमाउंट जिसको बताया जा रहा है कि देखिए हो क्या रहा है, आप अपने खाते से हर महीने 10-10% राशि देंगे। स्वाभाविक है, मान लीजिए किसी का अगर 1 लाख सैलरी अभी, तो वो हर महीने 10-10,000 देगा। अगले साल या 2 साल 3 साल बाद उसकी सैलरी अगर मान लीजिए बढ़ जाती है, 1,20 हो जाती है, तो 1,20 के हिसाब से 10% देगा, तो 12,000 रुपए महीना। ऐसा करते करते वो अपनी नौकरी के समय तक पैसा सरकार के खाते में डालता रहेगा और जब वो रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के समय उसकी जो सैलरी होगी उसका पे और डीए निकालकर क्या करेंगे, 6 महीने की सैलरी उसको दे देंगे। वो भी कब, जब उसकी सेवा 30 साल है। अगर मान लीजिए उसकी सेवा 25 साल है तो उसको 5 ही महीने की तनख्वाह मिलेगा। अगर उसकी सेवा 20 साल है तो उसको 4 ही महीने की तनख्वाह मिलेगा। उसका बनाया यह गया है कि हर 6 महीने के लिए आपको 1/10 यानी आपकी सैलरी का 10% हिस्सा। स्वाभाविक बात है कि जब 6 महीने के लिए 10% तो आपकी सैलरी का, तो 1 साल के लिए 20%, यानी 20% करके जब आप 5 साल में पहुंचेंगे तो 5 साल की सेवा के लिए आपको 1 महीने का वेतन मिलेगा। तो आप इसी के हिसाब से काउंट कर लीजिए। जो 35 साल सेवा देगा उसको 7 महीने की तनख्वाह, जो 30 करेगा उसको 6 महीने की तनख्वाह, जो 25 करेगा उसको 5 महीने की तनख्वाह, इस क्रम में दिया जाएगा और एक मुश्त दे देगा आपको। लेकिन उसके पहले जब आप कैलकुलेट करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने लिए कैलकुलेट कर ले, हर महीने जो अपना 10% देगा तो वो एक लंबा चौड़ा राशि है जो आप सरकार को देंगे। उस राशि का अगर केवल ब्याज ही निकाल लेंगे तो ये हो सकता है कि 4 और 5 महीने का वेतन ऐसे ही निकल जाए, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में लगेगा और उसी पैसे से ये लमसम का व्यवस्था का जुगाड़ हो जाएगा, पेंशन का जुगाड़ हो जाएगा। आज के डेट में जब कर्मचारियों की या किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है जीने की, वो जो दर है वो घटते जा रहा है। अब 80, 90, 95 साल तक कोई नहीं जीता। व्यक्ति अधिकतम जो होता है वो 65, 70 तक जी रहा है। अब अनुकंपा का ज्यादा बोझ है, ना कि पेंशन का। उस स्थिति में भी जब यूपीएस लाया गया है और जिसको ओपीएस के जैसा बताया जा रहा है, उसमें भी पूरी व्यवस्था ये बना ली गई है कि जो राशि है वो पहले कर्मचारियों से ही 10-10% करके ले लिया जाए। इसको बंद करने का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में जो ओपीएस लागू हुआ है, उस ओपीएस में 10% की राशि केंद्रीय कर्मचारियों की जो है, राज्य कर्मचारियों की, वो बंद कर दी गई है। हमारे तनख्वाह से अब कोई राशि नहीं जारी है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कर्मचारी को अपना 10-10% देना रहेगा। तो सीधे तौर पर इसका आने वाले समय में विरोध होगा, ये दिख रहा है। जिनको जिनको समझ में आते जाएगा वो इस बात को लेकर विरोध करेंगे कि भाई आप हमसे ही राशि लेकर हम ही को देंगे, हमसे ही लेकर राशि हम ही को देंगे। और
लंबा चौड़ा राशि जो है सरकार के पास, जैसे अभी एनपीएस के लिए जमा होता है वैसे ही मार्केट के लिए जमा होता रहेगा, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। बस ये है कि जिस बात को लेकर थोड़ा हल्ला था कि कई कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उसको बहुत कम राशि मिल रही है, तो उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि मिनिमम जो है वो 10,000 10 साल की सेवा पर ना, वो भी 10 साल अगर आदमी कंप्लीट कर लेता है तो 10,000 रुपए मिलेगा। अगर 25 साल कंप्लीट कर लेता है तो 50% पे जाएगा। बस इतना ही है, यही है मिनिमम जो था, उसी के लिए थोड़ा बहुत अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। बाकी आप देखेंगे तो जिस प्रकार एनपीएस में आप अपना अंशदान देते थे वैसे आप ओपीएस में भी देंगे। सरकार अपना अंशदान बढ़ाए घटाए उससे आपको क्या फर्क पड़ना है, आपका तो 10% जा रहा है ना। तो ये उसका मेन की पॉइंट है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो ये है साथियों जानकारी, और इस बात को लेकर विरोध होना तय है।